हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है बायोमास को फायरिंग। ये क्या है, भारत में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, तो आइए हम अपनी वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं बायोमास को फायरिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का, बायोमास को फायरिंग क्या है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जितने भी बातें हैं हम इस वीडियो में जानेंगे और हाल ही में ये भारत में चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले बायोमास आप लोगों को पता होगा कि बायोमास क्या है। तो बायोमास कृषि अपशिष्ट या पेड़ पौधे के जितने भी अपशिष्ट होते हैं और उनके द्वारा क्या उसको जला करके जो भी ईंधन या ऊष्मा का उत्पादन होता है उसको ही बायोमास कहते हैं। ये पर्यावरण के लिए काफ़ी कम नुकसानदेह होते हैं। तो साथ ही अब ये को फायरिंग जुड़ा हुआ है। तो को फायरिंग ये क्या है, पूरा वो बायोमास को फायरिंग, इसके बारे में हम आगे देखते हैं वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते हैं। तो हाल ही में चर्चा की हुई, तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अभी वर्तमान में कौन है, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव, याद रखना है। तो ताप विद्युत संयंत्रों को बायोमास को फायरिंग के लिए मस्ट रन का दर्जा देने और पर्याप्त मात्रा में बायोमास को फायरिंग एवं उत्सर्जन को रोकने के लिए कदम ना उठाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कटौती करने का विचार कर रहा है ये पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब ताप विद्युत संयंत्र हैं, तो इन्हें ही अगर ये लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इनको कोयला की आपूर्ति देने में ये कटौती करेगा पर्यावरण मंत्रालय। अब देखिए, ये बायोमास को फायरिंग कार्य कैसे करेगा, तो ये कोयला के साथ मिल करके, जैसे को फायरिंग क्या होता है कि दो लोग साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको ही हम को वर्किंग कहते हैं। जैसे कि को एजुकेशन से आप लोग समझते होंगे क्या, तो जिसमें से गर्ल्स और बॉयज साथ में मिलकर पढ़ते हैं उसको को एजुकेशन करते हैं, वैसे ही सेम टाइप का होता है ये को फायरिंग। कोयला और ये बायोमास को साथ में मिलकर जला करके ईंधन का उत्पादन होगा, उसको ही को फायरिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए, को फायरिंग क्या है इसके बारे में डिटेल से देख लें तो थोड़ा सा देखिए। वो बायोमास को फायरिंग कोयला थर्मल संयंत्रों में बायोमास के साथ ईंधन के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है, प्रोसेस है। कोयले को जलाने के लिए डिजाइन किए गए बॉयलर्स में कोयले और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु मौजूदा कोयला विद्युत संयंत्रों का आंशिक रूप से पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजन किया जाना है। मतलब कोयले को बचाना है, कोयले की खपत को कम करना है, इसीलिए इसको बायोमास को फायरिंग का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्रों को बताएंगे कि उसको यह करना है, यही पर्यावरण मंत्रालय का काम है, इसलिए ये हाल ही भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है कि को फायरिंग एक कुशल और स्वच्छ तरीके से, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, स्वच्छ तरीके से बायोमास का विद्युत रूपांतरण एवं बिजली संयंत्रों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस, अब पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस कितने हानिकारक है पर्यावरण के लिए, तो उसको उत्सर्जन को कम करने का एक ये विकल्प है को फायरिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसको बायोमास को लाया गया है खेतों से लाया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे ताप विद्युत संयंत्र एक फैक्ट्री है जिसमें से बिजली का उत्पादन हो रहा है और ये सब जितने हैं ये सब खेतों से बायोमास लाए गए हैं। तो इन्हीं का उपयोग करके, कोयले के साथ उपयोग करके ये ईंधन का उपयोग करेगा, बिजली का उत्पादन करेगा। अब देखिए, बायोमास को फायरिंग कोयले को डिकार्बोनाइज करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत एक लागत प्रभावित तरीका है, प्रोसेस है। अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो इस वीडियो में हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या बिंदु हमारे प्रमुख बिंदु हैं। तो विद्युत मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को, अब देखिए भारत में अधिकतर ताप विद्युत संयंत्र जो हैं वो एनटीपीसी के कंपनियां हैं, एनटीपीसी की कंपनियां हैं। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 2022 तक 5% को फायरिंग अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था विद्युत मंत्रालय ने। वर्ष 2020 से 21 में केवल 8 बिजली संयंत्रों ने बायोमास को फायरिंग को अपनाया, केवल 8 बिजली संयंत्रों ने 20 से 21 में अपनाया, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 39 हो गई है। भारत एक ऐसा देश है जहां आमतौर पर बायोमास को खेतों में ही जला दिया जाता है, जो आसानी से उपलब्ध एक बहुत ही सरल समाधान का उपयोग करके स्वच्छ कोयले की समस्या को हल करने के प्रति। देखिए, कोयले बायोमास को खेतों में ही जला देते हैं भारत के जितने भी किसान हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कोई बायोमास को खेतों में जलाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए
पगड़ी बांध के खेतों में जला रहा है यहाँ पे। तो ये सब बायोमास खेतों में नष्ट हो जा रहे हैं, इनका उपयोग हो नहीं पा रहा है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय ने यही सोचा है कि इसको अगर कोयले के साथ हम मिलकर अगर जलाते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं तो इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा और साथ ही हमारे कोयले की भी खपत कम होगी। तो आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी ग्रिड से घरों में 24/7 विद्युत आपूर्ति हो। परिणाम स्वरूप कोयले से चलने वाले विद्युत उत्पादन संयंत्र और CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर हम को फायरिंग नहीं करते हैं, सिर्फ कोयले से विद्युत उत्पादन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो गई और इसके अलावा कोयले का आयात भी बढ़ेगा, कोयला खरीदना पड़ेगा दूसरे देशों से ही, जिससे ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ेगी। भारत ने पूर्व औद्योगिक स्तरों से ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस करने के लिए वो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वर्ष 2030 के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण योगदान लक्ष्यों की घोषणा की थी। NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को कोयला आधारित उत्सर्जन को तेजी से कम करना होगा और उच्च उत्सर्जन वाले कोयला संयंत्रों को जल्द ही बंद करना होगा। उनके स्थान पर स्वच्छ संयंत्र स्थापित करने होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें पॉइंट। तो यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत के लिए इस समय नए कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण करना कितना विवेकपूर्ण है। यह देखते हुए कि दुनिया भर के देशों ने कोयलों से चलने वाले बिजली संयंत्रों में निवेश करना बंद कर दिया है। इसलिए आपने अगर स्टॉक मार्केट का खबर आप लोग रखते होंगे तो देखे होंगे कि जितने भी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं उन लोगों का मार्केट में वैल्यू गिरा है। तो निवेश करना बंद कर दिया है विदेशी वाले जितने भी कंपनी हैं। तो अगला पॉइंट है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय प्राधिकरण के अनुमानों के आधार पर कृषि कचरे से बने बायोमास पैलेट का भारतीय कोयले के बराबर कैलोरी मान होता है। देखिए भारत में जितने बायोमास को किसान खेत में जला देते हैं उनको अगर पैलेट बनाएंगे, अब देखिए वो ऐसे ही बायोमास जो है खेतों से गेहूं के चाहे चावल के जितने धान के या मक्का के गन्ना के जो अवशेष होते हैं वो सब डायरेक्ट बायोमास पैलेट बनते हैं। पहले डायरेक्ट कोयले के साथ उसको नहीं जलाया जाता है, उसको पहले पैलेट बनाया जाता है, उसकी भी प्रोसेस होती है। देखिए ये पैलेट है, ये सब पैलेट है, इसका निर्माण किया जाता है, उसके बाद वो कोयले के साथ उसको जलाया जाता है, फिर ईंधन का प्राप्ति होता है। तो ये पैलेट देखिए यहाँ पे ये सब पैलेट है, ये बायोमास से ही बनते हैं। अब ये बायोमास पैलेट आखिर इंपॉर्टेंट रोल क्यों अदा कर रहा है भारत में? तो देखिए पिछले 1 दशक में फसल अवशेष जलाने से उत्तर पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की वृद्धि भी हुई है, क्योंकि खेतों में किसान जला देते हैं अपने जितने भी अवशेष हैं बायोमास को। विभिन्न सरकारी उसका उपयोग कुछ नहीं हो पाता है। तो विभिन्न सरकारी नीतियों के बावजूद भी हाल के वर्षों में लगभग 85 से 100% मिलियन टन फसल अवशेष जलाए गए हैं। बायोमास को फायरिंग फसल अवशेषों को खुले में जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। यह कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी डिकार्बोनाइज करता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में 5 से 7% कोयले को बायोमास से प्रतिस्थापित करने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 38 मिलियन टन की कमी आ सकती है। देखिए यहाँ से 5 से 7% अगर कोयले को बायोमास से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 38 मिलियन टन की कमी आ सकती है। भारत में केवल चावल, गेहूं और गन्ना कृषि अवशेष से लगभग 80% योगदान करते हैं ये बायोमास। अब हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी आएंगी, इतनी आसानी से कोई भी पॉलिसी बनता है तो नहीं हो जाता है, उसके लिए चुनौती भी कुछ होती है। अब चुनौती क्या क्या रहने वाली है तो यहाँ पर हम देखते हैं चुनौतियाँ। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास के साथ 5 से 7% कोयले को प्रतिस्थापित करने से 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की कमी हो सकती है, ऊपर हमने देखा। परंतु मौजूदा बुनियादी ढांचा इससे वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। अब जितना पेपर में हम लोग बताते हैं उतना उसको जमीनी स्तर पर करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए आगे क्या है कि को फायरिंग के लिए प्रतिदिन लगभग 95,000 से 96,000 टन बायोमास पैलेट की आवश्यकता है। डायरेक्ट बायोमास नहीं, उसका बायोमास पैलेट की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में क्या है, 228 मिलियन टन अतिरिक्त कृषि अवशेष उपलब्ध होने के बावजूद भारत में 7,000 टन ही प्रतिदिन इसका अभी निर्माण करने का क्षमता है भारत में। यह बड़ा अंतर है उपयोगिता की मौसम उपलब्धता और बायोमास पैलेट की अविश्वसनीय आपूर्ति के कारण है। बायोमास पैलेट को संयंत्र स्थलों पर लंबे समय तक संग्रहित करना, अब देखिए उसको रखना भी, जहाँ पे इसका कोई भी ताप विद्युत संयंत्र है वहां पे इसको रखना भी तो है, भंडारण करके संग्रहित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे वायु से नमी को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे को फायरिंग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। कोयले के साथ अगर वो कब जलेंगे, 14% अगर नमी रहेगी पैलेट में तब तो जल जाएंगे, लेकिन अगर 14% से ज़्यादा अगर उनमें नमी रहेगी पैलेट में तो वो नहीं जलते हैं। तो ये सब सारे चुनौतियां हैं इसमें।
बायोमास को फायरिंग को भारत में जमीनी स्तर पर लाने के लिए। तो सब में सुधार करने की आवश्यकता है। अब हम बार बार बायोमास देख रहे हैं तो बायोमास के बारे में भी देख लें। तो बायोमास होता क्या है? तो बायोमास पौधे या पशु अपशिष्ट है जिससे विद्युत तथा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में जलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, फसलें, जंगलों, वाड़ों या खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट जो भी होते हैं उनको हम बायोमास कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लें आगे। तो इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं तो वो देखिए। पराली जिसको बायोमास भी बोलते हैं उसको बेचकर किसान खेतों में जला देते हैं अपने बायोमास को, यानी कि पराली को, उसको बेचकर किसान को अतिरिक्त आय भी हो सकती है। बायोमास को पक्के या कच्चे बायोमास टुकड़ों में बदल दिया जाता है। यह नवीकरणीय व्यापक रूप से उपलब्ध कार्बन तटस्थ है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत रोजगार भी प्रदान करने की क्षमता है। यह दृढ़ रूप से ऊर्जा उत्पादन करने में भी सक्षम है। देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से ही प्राप्त होता है। ग्रामीण स्तर पर जहाँ पे अधिकतर निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे सभी के पास गैस नहीं उपलब्ध है। वो लोग खेतों से निकलने वाले बायोमास का उपयोग करके खाना वाना अदरी जितना वगैरह चीज अपना उपयोग करते हैं और बनाते हैं। तो इस बायोमास वेस्ट का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जा सकता है। ये सब इसके लाभ हैं। इस कचरे की समस्या को हल करने के साथ ही प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। उनके अनुसार बायोमास वेस्ट को ठोस और गैसीय दोनों रूप में प्रयोग करके निर्माण सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आवश्यक हमारे कदम क्या होना चाहिए इसके लिए। तो बिजली संयंत्रों में पैलेट निर्माण और को फायरिंग के इस व्यवसाय मॉडल में किसानों की आंतरिक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता है। अब देखिए कुछ प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे कि किसान इससे जुड़े और ये प्लेटफॉर्म यहाँ से अगर किसान अपना बायोमास लाता है, यहाँ पे इसको बेचता है और ये अपना बायोमास को डायरेक्ट ताप विद्युत संयंत्र है उसको बेचेगा यहाँ से। तो इसके लिए किसान को एक परिवहन की भी आवश्यकता होगी। तो परिवहन के साथ उसको तो इसमें रोजगार की जितने भी आवश्यकता रोजगार का सृजन होगा, रोजगार जमीनी स्तर से लेके यहाँ पे ऊपर स्तरों तक ले बढ़ेगा। साथ ही पर्यावरण का भी कम नुकसान होगा, किसानों को भी आय इसमें अधिक मिलेगी। तो प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बिना को फायरिंग को क्षमता का दोहन करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रौद्योगिकी और पॉलिसी तैयार करने की आवश्यकता है। मृदा और जल संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता, भूमि आवंटन एवं कार्यकाल, खाद्य कीमतों सहित जैव ऊर्जा के लिए स्थिर संकेतकों को नीतिगत उपायों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। ये सब हमारे कदम होने चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्ष अब इससे क्या निकलेगा, अंतिम में निष्कर्ष देख लें। तो इस संसाधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए, जिसमें लगभग 50% आबादी, जैसे कि हमारे भारत में कृषि आधारित ही देश है भारत, इसमें 50% से अधिक आबादी कृषि कार्य कर रही है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा कृषि अवशेषों को फायरिंग सरकार के पुराने विद्युत स्टेशनों संबंधी समस्याओं को हल कर सकती है। प्रदूषण को दूर करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी तरीका में पुराने इकाइयों की पहचान करना जो कुशलता से कार्य कर रही हैं और बायोमास के साथ को फायरिंग शामिल है। इसके अलावा पैलेट निर्माण, भंडारण, हैंडलिंग और परिवहन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा कर सकती है। ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो यही है बायोमास को फायरिंग। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।